डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लॉन्चर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से शुरू होगी। बच्चों, एडू लॉन्चर पे आज हम कवर करने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स। एंड केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर अगर हम बच्चों की बात करें तो। लेकिन ये इतना हार्ड चैप्टर नहीं लगेगा अगर क्लासेस हम अटेंड कर लेते हैं यहाँ से अच्छे से। तो यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज के क्लास में क्या कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम सिस्टम एंड सराउंडिंग पे जाएंगे। देन कुछ टाइप्स ऑफ सिस्टम और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड लास्ट में हम फंक्शंस ऑफ सिस्टम के बारे में देंगे। तो बने रहिए क्लास में, ये सारे टॉपिक्स आपको वन बाय वन धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स की। तो थर्मोडायनामिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे एनर्जी क्या है, बिकॉज थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो एनर्जी से रिलेटेड डील करती है। ठीक है, एनर्जी इंटरकन्वर्जन के बीच में डील करती है। तो एनर्जी क्या होती है वो देखते हैं। बेसिकली एनर्जी एक कैपेसिटी हो जाएगी हमारी, द कैपेसिटी टू परफॉर्म अ सर्टन टाइप ऑफ वर्क। अगर हमें कोई काम करना है उसके लिए जो कैपेसिटी लगती है, हमारी क्षमता लगती है, उसी को हम क्या कहेंगे? एनर्जी। ओके। एंड जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी हमारी उतना हम काम कर सकते हैं। जिसकी ज़्यादा एनर्जी रहती है वो ज़्यादा काम करता है, हम बोल सकते हैं स्टेमिना ज़्यादा है उसका। सो किसी भी काम करने के लिए लगने की जो कैपेसिटी है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। ओके। सो हम डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है कौन से जानते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो पहली जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम देखते हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी। शायद आपने सुना होगा मैकेनिकल एनर्जी। एंड मैकेनिकल एनर्जी में हम दो टाइप्स देखते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एंड सेकेंड वन पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड अगर हम देखें फॉर्म ऑफ एनर्जी में तो हमें पता ही है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। देन उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रेडिएंट, केमिकल एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और भी अवेलेबल है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। ये सभी जो एनर्जीज है वो इंटरकन्वर्टिबल है। क्या होता है इंटरकन्वर्टिबल? मीन्स ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि हम कुछ डिवाइसेस को देखते हैं जो एनर्जीज को कन्वर्ट करते हैं। लाइक अगर हम फैन को देखें तो फैन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। देन जनरेटर के बारे में आपको पता होगा, जनरेटर क्या करता है? उल्टा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जीज आर इंटरकन्वर्टिबल। हम एनर्जी को फॉर्म भी नहीं कर सकते एंड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यही है एनर्जी का इंटरकन्वर्टिबल का लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ, कि हम एनर्जी को कभी बना भी नहीं सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। वी जस्ट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ओके, आई होप यू क्लियर विद दैट। आगे बढ़ते हैं हम कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जो कि बताया गया आपको। क्या है कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी? पहली चीज तो ये ध्यान रखो, एनर्जी ये नाइदर बी क्रिएटेड, इसको हम बना भी नहीं सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इसको हम खत्म भी नहीं कर सकते। आप कोई भी एनर्जी को बना भी नहीं सकते, ना ही उसको खत्म कर सकते हो। ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक कोई फॉर्म एनर्जी का कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। हम किसी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ डिवाइसेस जो कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, जैसे हम अगर देखें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जो डैम का फ्लो है वो भी एक टाइप ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन है। तो जैसे सेल्स की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं सेल्स। और कौन से सेल्स आगे जाके आप पढ़ोगे कि दो तरीके के सेल्स होते हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में। ओके, हम स्पेसिफिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल,
सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, वहाँ की जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस कन्वर्जन में हुआ क्या, इस कन्वर्जन में ना ही हमने एनर्जी को बनाया, ना ही हम ये बोल सकते हैं हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया, ना ही हम ये बोल सकते कि हमने केमिकल एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया। हम ये कह सकते हैं कि हमने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का एक कंसेप्ट, लॉ, जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, जिसके ऊपर इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। देखो बेटा, अगर हम थर्मो को और डायनामिक्स को ब्रेक करें तो हमें वर्ड्स मिलते हैं। थर्मो मीन्स ये रिलेटेड रहेगा हीट से, एंड डायनामिक्स मतलब ये रहेगा मोशन से। तो वैसे हम थर्मोडायनामिक्स की बेसिक डेफिनेशन देखें जो इजी पड़ेगी, तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क। मीन्स आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी जो ब्रांच है साइंस की उसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। ओके, क्लियर। यहाँ पे हम डेफिनेशन इसके लिखते हैं। फर्स्ट, थर्मोडायनामिक्स is the branch of science that deals with interconversion between, क्योंकि हम इंटरकन्वर्जन अभी पढ़ेगी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेड इनटू अनदर बाय अ डिवाइस। तो वैसे ही हम देखेंगे धीरे धीरे कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए कोई डिवाइस रहेगा, एंड एंड में हम देखेंगे कि वर्क को हीट में कन्वर्ट करने के लिए भी कोई डिवाइस रहेगा। सो थर्मोडायनामिक्स से ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है, जिसमें हम पढ़ते हैं, डील्स विथ इंटरकन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वर्क। ओके, हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाएगा और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जाएगा, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले। सेकेंड थिंग, इट इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल। इट इज कंसर्न विथ, इसमें हम ज्यादातर देखेंगे, इट इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो पहली बात तो आपको बेटा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पता चाहिए। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये ध्यान देगी एनर्जी चेंजेस जो भी हो रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में, उसके ऊपर। फिजिकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल। हम अगर देखिए केमिस्ट्री में मोस्टली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। मीन्स एक बार जो रिएक्शन हो चुकी है, रिएक्शन नहीं बोल सकते बिकॉज अगर रिएक्शन हुई है तो वहाँ पे हम हमेशा केमिकल चेंज ही देखते हैं। तो अगर कोई चेंज रिवर्सिबल है, वापस से वो पहले जैसा हो सकता है, तो वो आएगा फिजिकल चेंज की कैटेगरी में। और अगर कोई चेंज इरिवर्सिबल है, वो वापस से पहले जैसा नहीं हो सकता है, तो हम उसको लेंगे केमिकल चेंज की कैटेगरी में। जैसे अगर हम देखें आइस वाटर फॉर्मेशन, बर्फ से पानी बनना, ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है। आप फिर से पानी से बर्फ बना सकते हैं। बट अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन को ले लें, या फिर हम समझे कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना, तो एक बार खाना पक गया तो वापस से वो पहले जैसा कच्चा नहीं हो सकता है। तो अगर कोई चेंज पहले जैसा नहीं हो सकता है तो डेफिनेटली वो कौन सा होगा, केमिकल, एंड पहले जैसा हो सकता है तो वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। ओके बेटा, ये ध्यान रखने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है थर्मोडायनामिक्स में क्या ड्रॉबैक्स है, ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखो लिमिटेशन तो उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन हम ज़्यादातर बात करते हैं दो चीज़ों की जब हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें थर्मोडायनामिक्स डिटेल में नहीं बताता है। थर्मोडायनामिक्स डील करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, ना ही माइक्रोस्कोपिक। तो पहला पॉइंट अगर आएगा यहाँ पे, थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक, मतलब बड़े लेवल की प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज
ऑफ सिस्टम, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सभी बड़े लेवल की प्रॉपर्टीज के साथ वो डील करता है, नॉट ऑन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे ध्यान नहीं देता है, लाइक एटॉमिक और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, ये उस पे ध्यान नहीं देगा। ये मैक्रोस्कोपिक पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी को ध्यान देता है। क्लियर, ये चीज है पहली इसकी लिमिटेशन में। सेकंड, अगर हम इसका लिमिटेशन देखें, ड्रॉबैक देखें, तो आपको मिलेगा कि इट डज नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये क्यों बताएगा? अगर हम देखें एक ही साइंस की ब्रांच सारी चीज़ें डिटेल में तो नहीं बताने वाली है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स इज ओनली, हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन, हीट एंड वर्क का, एंड कुछ बेसिक इसके प्रोसेसेस के बारे में, तो ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। अगर कोई रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है केमिस्ट्री में, तो हम उस ब्रांच को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने स्पीड में जाएगी, वो फिजिबल है या नहीं है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब आप नेक्स्ट इसमें पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, एंड और एक लिमिटेशन अगर हम देखें, थर्ड वन, इट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिज्म। ये कोई रास्ता नहीं बताता है कि किस तरीके से ये कन्वर्जन होगा। इट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ चेंजेस। जो भी हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखते हैं उसका कोई मैकेनिज्म नहीं रहता, जो कि आप मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ते हो हर एक चीज़ का। तो आई होप आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में सारे बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, इसके डेफिनेशन एंड ड्रॉबैक्स, जो कि इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना आपको, जो आप अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ते हो उसके ड्रॉबैक्स को। जैसे हम अगर देखें तो हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यहाँ डील करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को कुछ हम केटीजी में डील करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। एंड रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो उसके लिए केमिकल काइनेटिक्स है। मैकेनिज्म आपको ऑर्गेनिक में बहुत सारे मैकेनिज्म्स दिखते हैं जो भी चेंजेस होते हैं उसके। ओके, चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहली चीज जो आती है हमारे थर्मोडायनामिक्स में वो है अब सिस्टम। अब सिस्टम किसको कहोगे आप? सिस्टम हम उसको कहते हैं बेटा, जब थर्मोडायनामिक्स हमेशा पढ़ते हैं हम, तो तीन चीजों के बारे में हम ध्यान रखना पड़ेगा, जो वन बाय वन आगे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज, अगर ये हम एक कंटेनर ले लें और यहाँ पे बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, तो अंदर जो भी प्रेजेंट है हम उसको कहेंगे सिस्टम। ओके, बाहर जो भी प्रेजेंट है वो हो जाएगा हमारे लिए सराउंडिंग। एंड सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो वॉल है इसको हम बोलेंगे बाउंड्री। अगर हमें डिफाइन करना है कि सिस्टम क्या होता है तो हम कैसे बताएंगे? जो अंदर प्रेजेंट है उसको हम सिस्टम कहते हैं? नहीं, ये प्रोफेशनल अच्छी डेफिनेशन नहीं होगी सिस्टम के बारे में। अगर हम सिस्टम को डिफाइन करना है तो हम अच्छे तरीके से डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर ऑल thermodynamic processes takes place is called system। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स का ऐसा हिस्सा जहाँ पे थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस होने वाली है, उस जगह को हम सिस्टम कहेंगे। अब ये सर यूनिवर्स क्या होता है? आपने तो यूनिवर्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो बेटा यूनिवर्स कुछ नहीं होता है, यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। यूनिवर्स हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग को मिलके बनता है, जो कि यूनिवर्स में दो ही चीजें प्रेजेंट है, दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो मास प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स में, एंड सेकेंड एनर्जी। बस यही दो चीजें यूनिवर्स में प्रेजेंट है, इसके अलावा कुछ भी यूनिवर्स में प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि हम मास है और हम जब भी खाना खाते हैं, मास खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं काम करके। तो एनर्जी एंड मास, दीज आर द टू थिंग्स विच आर
जो हम प्रेजेंटली देखते हैं यूनिवर्स में, यही हमें देखने को मिलती है। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स से रिलेटेड एक सवाल आता है जो आगे हम देखेंगे, जो कि बोर्ड्स में ज़्यादातर पूछा जाता है वो सवाल। चलो, सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया। ऐसा हिस्सा यूनिवर्स का जहाँ पे थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे सिस्टम। क्लियर। एंड सिस्टम के बाहर जो भी रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और सराउंडिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सराउंडिंग किसको कह सकते हैं, जहाँ प्रोसेस होगी वो तो हो जाएगा सिस्टम, जहाँ प्रोसेस नहीं होगी उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। क्या इसकी अगर अच्छे से डेफिनेशन देखिए तो हम लिखेंगे एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, anything outside the system is called as surrounding। सिस्टम के बाहर जो भी चीजें प्रेजेंट रहेगी वो सब कुछ सराउंडिंग में हम कंसिडर कर लेंगे। एंड हमने अच्छे से समझ लिया है कि सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हमने मिला दिया तो वी गेट यूनिवर्स। एंड बेटा यूनिवर्स में क्या क्या प्रेजेंट है, ओनली मास and energy, these are two things present in the universe। okay, so clear with surrounding and system। okay, कोई परेशानी नहीं, हम बढ़ते हैं आगे। अब ये बाउंड्री क्या होगा, ये बाउंड्री क्या होगा जो हमने बताया आपको, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक जो हम बोल सकते हैं लेयर या कुछ भी ऐसा जो सरफेस इंटरफेस जो बताएगी कि यहाँ से भैया अभी शुरू होगा सराउंडिंग और यहाँ से अब शुरू होगा सिस्टम। तो हम इसका लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कैसे इसके बारे में, लिखो द वॉल और इंटरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली वॉल या इंटरफेस को हम कहेंगे बाउंड्री, इज कॉल्ड बाउंड्री। ओके, क्या ये बाउंड्री सच में होती है, बाउंड्री हो सकती है, बाउंड्री के चीजें क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, वो आप ध्यान रखो। सबसे पहली चीज, जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है और हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बाउंड्री हमेशा देखोगे कोई सिस्टम के आजू बाजू, बाउंड्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने कंटेनर के अंदर कुछ रखा है और ऊपर से ढक दिया तो ये पूरी हो जाएगी बाउंड्री। तो बाउंड्री ये सच में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या आ जाएगा, दिस बाउंड्री में बी रियल, दिस बाउंड्री में बी आइदर रियल और इमेजिनरी। ये सच में भी हो सकती है बाउंड्री एंड जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको दिखे, ये हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। थ्रू दिस बाउंड्री, अब इस बाउंड्री से क्या होता है, थ्रू दिस बाउंड्री एक्सचेंज ऑफ, क्या एक्सचेंज हो सकता है यहाँ से, एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर, जो कि आप आगे देखने वाले हो टाइप्स ऑफ सिस्टम में। हीट एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन टेक प्लेस। ओके, एंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बाउंड्री के बाहर जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। ओके, क्लियर। चलो, हम तीन बेसिक चीजों के ऊपर कवर कर चुके हैं हमारे थर्मोडायनामिक्स में। सबसे पहले हमने देख लिया थर्मोडायनामिक्स का मेन पार्ट जहाँ पे ये प्रोसेस होगी, होगा सिस्टम। सेकेंड वन, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम वी कॉल्ड इट सराउंडिंग। थर्ड वन, जो कि एक बाउंड्री रहेगी जो इन दोनों को अलग करेगी, उसको हम कहेंगे बाउंड्री। एंड बाउंड्री सच में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और ये हीट और मैटर जहाँ से एक्सचेंज होगा वही जगह है बाउंड्री। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है थर्मोडायनामिक्स का, वो है सिस्टम। सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने तरीके के सिस्टम देखते हैं, सिस्टम अलग अलग तरीके के रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहला हम देखेंगे ओपन सिस्टम।
ओपन सिस्टम। ओके, सेकेंड सिस्टम जो हम देखेंगे वो रहेगा ओपन के उल्टा क्लोज सिस्टम। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। फोर्थ सिस्टम इज होमोजेनियस सिस्टम, जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं रहता है, होमोजेनियस सिस्टम। एंड लास्ट, अगर होमो है तो फिर हेट्रो भी होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो ये 5 तरीके के सिस्टम ध्यान रखिएगा। जनरली सभी बच्चों को 3 सिस्टम के बारे में पता रहता है एंड वो ये भूल जाते हैं, और ये भी 2 इजी है, इतना हार्ड नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले, व्हाट इज ओपन सिस्टम। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ओपन, तो ओपन क्या होगा यहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ से, हाँ चलो एग्जाम्पल से लेते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन पे नहीं जाते, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक कप ऑफ टी है, एक चाय का कप है, उसमें हमने यहाँ पे चाय रखा है। अब चाय तो गर्म होगी, ठीक है, और ऊपर से क्या किया आपने, इसको खुला रख दिया है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे हीट निकल रही होगी। हीट के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी रिलीज हो रहे होंगे, वहां से कुछ वाटर वेपर भी रिलीज हो रहे होंगे। तो क्या क्या रिलीज हो रहा है, क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ये हम अगर देख ले बाउंड्री, और यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री होगी, अंदर की चीजें क्या होगी बेटा, सिस्टम। यहाँ से क्या क्या निकल रहा है वो बताइए। तो पहली चीज तो निकल रही है यहाँ से एनर्जी, एंड सेकेंड चीज यहाँ पे रिलीज हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है मैटर, और ये कहाँ रिलीज हो रही है, सराउंडिंग में। कहाँ से रिलीज हो रही है, सिस्टम से। ओके, तो ओपन सिस्टम किसको कहेंगे हम, द सिस्टम in which freely exchange of energy as well as matter takes place is called open system। जहाँ पे अब 2 पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना, क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है, और एक वर्ड जो सबसे जरूरी वो ध्यान रखो, एक्सचेंज और फ्रीली एक्सचेंज हो रहा है, मतलब वहाँ पे कोई रुकावट नहीं हो रही है एनर्जी को और मैटर को एक्सचेंज होने में। एक्सचेंज में होता है, सिंपली हमें पता चल गया अच्छे से, एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, क्लियर विद दैट। चलो सेकेंड सिस्टम हम देखते हैं, क्लोज सिस्टम। अब क्या किया हमने, हमारा जो चाय का कप था उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया, कुछ हमने ऊपर से डाल दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ऊपर से तो नहीं रिलीज होने वाला, अब साइड से सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। हीट का मतलब क्या, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या मैटर रिलीज हो सकता है अभी, वेपर्स रिलीज होंगे अभी, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ आएगा द सिस्टम इन विच ओनली एक्सचेंज किसके बीच में होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। द सिस्टम इन विच ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। ओके, ओपन समझ गया, क्लोज समझ गया। अब ये आइसोलेटेड क्या होता है, सिंपल सी बात है, गेस करो यहाँ से। पहले क्या हुआ, दोनों एक्सचेंज हो रहे थे, फिर क्लोज में क्या हुआ, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी। आइसोलेटेड में क्या होगा, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। तो थर्ड सिस्टम इज आइसोलेटेड। डेफिनेशन क्या आएगी आइसोलेटेड सिस्टम की, द सिस्टम in which neither exchange of energy nor matter takes place। ना ही एनर्जी एक्सचेंज होने वाली है, ना ही मैटर एक्सचेंज होने वाला है, इज कॉल्ड एज, इसी को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम।
तो 3 सिस्टम के बारे में बेटा आपको क्लियरली समझ गया होगा कि ओपन क्या होता है जहाँ पे दोनों एक्सचेंज होगा, क्लोज क्या होता है जहाँ पे सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी, एंड आइसोलेटेड वो होता है जहाँ पे दोनों एक्सचेंज नहीं होंगे। ये सिस्टम्स तो हम रिपीटेडली सुनते आए हैं अगर हमने थर्मोडायनामिक्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा है। सो व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस सिस्टम? नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज होमोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस, ये नाम क्या सजेस्ट कर रहा है हमें? होमो मीन्स, ये तो सबको पता रहता है बच्चों को कि होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। तो सेम क्या? ऐसा सिस्टम जहाँ पे अगर हम देखें सिस्टम के अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है उसका फेज सेम है, उसका स्टेट सेम है, वो लिक्विड है सभी, वो गैसियस है सभी, या फिर वो सभी सॉलिड्स है, तो उस तरीके के सिस्टम को हम होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। ओके, क्लियर? ऐसा सिस्टम जहाँ पे किसी तरीके का एक ही फेज है, द सिस्टम in which only one uniform phase is consist are called as, is called as homogeneous। उसी को हम होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। जहाँ पे सिंगल फेज है, मीन्स हम बोल सकते हैं लिक्विड ही लिक्विड है। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ आपको, इसका एग्जांपल अगर हम ले कि होमोजीनियस सिस्टम में क्या आने वाला है, तो यहाँ पे अगर हम समझे NaCl इन वाटर, NaCl इन वाटर, तो आप सोचोगे सर NaCl तो सॉलिड है, वो जब जाएगा पानी में तो कैसे यूनिफॉर्म होगा? बट सोल्यूशन जो रहेगा यहाँ पे वर्ड देखो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब मिक्सचर आप बोल सकते हो कि पूरी तरीके से डिजोल्व हो चुका है। बाहर से ये देख के ये नहीं बता रहे कि इसमें दो चीजें मिक्स्ड हैं। ओके, तो होमोजीनियस सिस्टम में ऐसा बोल सकते हो कि एक ही फेज आपको देखने को मिल रहा है बाहर से, उसी को हम कहेंगे होमोजीनियस। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस हो जाएगा इसका अपोजिट, हेट्रोजीनियस। सो हेट्रोजीनियस सिस्टम को किसको कहोगे? ऐसा सिस्टम जिसमें दो या उससे ज्यादा फेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे तो एक ही फेज प्रेजेंट रहेगा तो हम होमोजीनियस कहेंगे। हेट्रोजीनियस में क्या होगा? दो या उससे ज्यादा फेजेस प्रेजेंट रहेंगे। द सिस्टम इन विच टू और मोर phases consist is called as heterogeneous system। इसी को हम heterogeneous system की कैटेगरी में लाते हैं। ओके, क्लियर? जैसे वाटर इन बेंजीन, क्योंकि वाटर पोलर है और बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, होमोजीनियस में क्या होगा। आई होप आपको सारे टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लियर हो चुके होंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी इसमें। हम बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास एक सवाल ये कि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जरा इसको एक्सप्लेन करके बताइए, क्योंकि ये सवाल हमें एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड्स में। कैसे हम समझे कि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है? यूनिवर्स में तो दो चीजें होती है सर, सिस्टम भी होता है, सराउंडिंग भी होता है, और आप कह रहे हो कि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसे हो सकता है? देखो, यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, इसके कुछ रीजंस आपको मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे यूनिवर्स रिप्रेजेंट एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एक हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। फर्स्ट रीजन इज कि टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। अब ये क्या हुआ? ये क्या है सर? तो देखो बेटा, क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स का जो टोटल मास है
पूरा वजन जो है और एनर्जी, क्योंकि यूनिवर्स में दो ही चीज़ें प्रेजेंट है, हमने पहले डिस्कस कर लिया। फर्स्ट वन इज मास एंड सेकेंड वन इज एनर्जी। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड यही प्रॉपर्टी होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, कि आइसोलेटेड सिस्टम की ना ही मास चेंज होगा ना ही एनर्जी चेंज होगा, और वो हमेशा यूनिवर्स का कांस्टेंट होता है। तो ये रीज़न सपोर्ट करता है कि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और रीजंस देखो इसके, सेकेंड रीज़न ये है कि यूनिवर्स की कोई बाउंड्री ही नहीं है। यूनिवर्स हैज़ नो बाउंड्री। यूनिवर्स की आप कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ यूनिवर्स यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये इसकी बाउंड्री है, तो कोई बाउंड्री नहीं है। एंड यूनिवर्स हैज़ नो सराउंडिंग, यूनिवर्स हैज़ नो सराउंडिंग एज वेल। तो ऐसी कोई सराउंडिंग ही नहीं है, यूनिवर्स अंदर एक सिस्टम की तरह ही है। तो उस सिस्टम का ना ही मास चेंज हो रहा है ना ही एनर्जी चेंज हो रही है। तो हम ये तीन रीजंस ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्स इज अ टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आप नोट करके एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख के 2 मार्क्स यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। ओके, क्लियर? इस सवाल का जवाब समझ गया होगा कि क्यों यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह रहता है। अब हमारे चलिए आगे का मेन कंसेप्ट रहता है इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। कितने तरीके की प्रॉपर्टीज है एंड ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। डिफिकल्टी यहाँ जाती है कि प्रॉपर्टीज तो हम इजीली समझ लेते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में लिखते हैं और क्वेश्चन आता है कि बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी, तब हम डील नहीं कर पाते। तो आज ये क्लास का जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा इसको नोट डाउन करना, आपको कभी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। देखो, प्रॉपर्टीज अगर हम समझे तो 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? देखो, नाम में इन आ गया तो इनको अच्छे से याद करके रखना, कंफ्यूज मत होना। सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इंडिपेंडेंट होती है उसके मास के ऊपर, ठीक है? एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझो हमारे पास एक बॉल है और वो 1 kg का है। हमने इसको हीट कर दिया, 1 kg को बॉल को बहुत ज़्यादा हमने हीट कर दिया और इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या किया हमने बेटा, इसको काट दिया बीच में से। काटने के बाद इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, डेंसिटी, इन सब के बारे में अगर हम पूछे तो क्या क्या होगा। क्या इसका प्रेशर चेंज होगा, क्या इसका टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे हम टेम्परेचर की बात करें तो यार बताया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस था, अगर आपने उस बॉल को 2 हिस्सों में कट कर दिया तो क्या उसका टेम्परेचर 50-50 हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, दोनों का आधा आधा बढ़ जाएगा। क्या वॉल्यूम आधा आधा बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मास, उसका वजन आधा आधा हो जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ों को हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कहते हैं कि उसका मास चेंज होने के वजह से जो भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि डिपेंड करती है मास पे, और इंटेंसिव में डिपेंड नहीं करती है मास पे। क्लियर? इंडिपेंडेंट है वो मास के ऊपर। आई होप आपको अच्छे समझ गया होगा कि अगर कोई सिस्टम की प्रॉपर्टी इसके वजन के ऊपर, आप वजन चेंज कर दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है? उस पर डिपेंड करेगी तो हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और डिपेंड नहीं करेगी तो वो होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो इसके बारे में हम समझ लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट आएगा द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, डेफिनेशन इसकी, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की दैट इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट को एग्जाम में इस वर्ड से भी आया तो घबराना नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब डज नॉट या डजंट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये, डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ सिस्टम, इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये उसकी अंदर की प्रॉपर्टी है जो मास चेंज होने के वजह से चेंज नहीं हो रही है। क्लियर? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सिंपल वही चीज, इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंड कर दो,
एक्सटेंसिव डिपेंड करती है, इंटेंसिव डिपेंड नहीं करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन, जो कि डिपेंड करेगी मास ऑफ सिस्टम के ऊपर, इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको दोनों तरह की प्रॉपर्टीज का मेन जो डिफरेंस है वो समझ के होगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो मास की जगह पे साइज एंड शेप, साइज एंड शेप पे भी डिपेंड करता है तो वो हो जाएगा एक्सटेंसिव, डिपेंड नहीं करता है तो इंटेंसिव। तो हम पूरी डिटेल में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है वो लिख लेते हैं सभी, और सभी आपको याद करना अच्छे से, ताकि एग्जाम आपका नीट जेई का बोर्ड्स का इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो सबसे पहला अगर हम देखें इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम। वॉल्यूम ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड वन डेंसिटी। डेंसिटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, आप उस मटेरियल को आधा कर दो, छोटा कर दो, तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप वॉल्यूम की जगह बेटा स्पेसिफिकली अगर हम समझ लें वॉल्यूम तो चेंजेस आएंगे, यहाँ पे हम मोलर वॉल्यूम को लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होगा, अगर आप उसको कट कर दोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है, तो वो यहाँ आ जाएगा। जो चेंज नहीं होगा शेप चेंज करने पे, साइज चेंज करने पे, वो यहाँ आता है। डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली है। देन गिब्स एनर्जी पर मोल चेंज नहीं होगी। गिब्स एनर्जी पर मोल, अगर आप सिर्फ गिब्स एनर्जी के बारे में बात करोगे तो वो चेंज होगी। अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। वॉल्यूम इज, अगर हम यहाँ पे लिखते चले साथ में, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट मोलर वॉल्यूम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वन, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट गिब्स एनर्जी पर मोल ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर जी सिंबल लिखते हैं तो वो आ जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, जी एम अगर लिखते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जो हम सिंबल यूज करते हैं सी, ये रहेगा। देन उसके बाद में अगर हम बात करें प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर। देन सिक्स्थ, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं आपने ये पढ़ा होगा, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, देन उसके बाद मोलालिटी, ये सभी यहाँ पे आ जाएंगे। देन टेम्परेचर आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सभी टेम्परेचर, टेम्परेचर आ गया तो सारे टेम्परेचर सब ध्यान रखना। फिर उसके बाद सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ये सभी चैप्टर से रिलेटेड है। आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं सबके एक साथ आपको बता दिए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से ध्यान रखो, और इसी पे सवाल आपको एंट्रेंस में देखने को मिलेंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। नेक्स्ट सेल पोटेंशियल, उसके बाद होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और लिस्ट लंबी है हमारी तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। 9th आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। छोटा सा ग्लास लो या बड़ा ग्लास लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन, फ्लूइड से रिलेटेड, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी भी अगर हम देखें। देन पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू एंड लास्ट वन यहाँ पे ले वेपर प्रेशर। तो दीज आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड नहीं करती है शेप, साइज, मास के ऊपर सिस्टम के। यहाँ देखो एक्सटेंसिव में वॉल्यूम तो हमने कवर कर लिया, अगर आप किसी चीज को दो हिस्सों में काट दोगे तो उसका वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, गिब्स एनर्जी चेंज होगी, लेकिन मोलर वॉल्यूम और गिब्स एनर्जी पर मोल चेंज नहीं होने वाला है। थर्ड थिंग अगर देखें तो उसका वजन चेंज होगा, अगर आपने काट दिया तो मास चेंज हो जाएगा। फोर्थ अगर देखें एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक्स में एंड में पढ़ोगे आप एंट्रोपी, ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी अंदर की।
अंदर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी, जिसका सिंबल यूज करेंगे हम E और U। ठीक है, दोनों सिंबल्स में से कोई भी यूज किए जा सकते हैं। हीट कैपेसिटी, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ जाएगा, हीट कैपेसिटी यहाँ जाएगा, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा फोर्स, फोर्स और इसका जो सरफेस एरिया है वो भी कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा अगर चेंज कर रहे हो तो। ओके, तो ये सभी था डिटेल में हमारे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे ज़रूरी चीज़ कि सबको डेफिनेशन याद हो जाती है क्योंकि रट लेते हो, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट है, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट है, बट आता है सवाल जब इनके ऊपर कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, तो वहाँ नहीं होते हैं सवाल। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करना बेटा, ये सारी चीज़ें एक अपने नोट्स में बना के उसको अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करते रहना। ओके, चलो इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लो। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जब आप बात करोगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहला ये पॉइंट है, यहाँ पे आप डाल लो स्पेशल पॉइंट्स। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब भी सवाल आएंगे किसके, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे अगर हम ले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी 1 और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी 2, तो ये रिजल्ट होगी इंटेंसिव में। इंटेंसिव में तो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज results in intensive property। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल देके बताइए सर। जैसे बेटा आपको पता होगा डेंसिटी, एग्जांपल में हम लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप इस बॉल को दो हिस्सों में कट कर देते हो तो इसका मास कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम भी, जैसे इसका वॉल्यूम पहले ज़्यादा था तो वो भी कम हो जाएगा। तो दोनों कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमें पता है कि मास एक एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, और डेंसिटी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर, समझ गए ये? ओके, अगर हम सेकेंड चीज की बात करें यहाँ पे, सेकेंड स्पेशल पॉइंट, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जब हम उसको डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में। क्लियर, नहीं समझ रहा हूँ लिखते हैं फिर समझाते हैं इसको। एंड एक्सटेंसिव, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं व्हेन इट इज डिफाइंड फॉर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सर क्या लिख दिया ये तो बिल्कुल नहीं समझ रहा, रुको समझाते हैं आपको। जब हम किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे, कब कन्वर्ट करेंगे, जब हम उसके यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे। यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब छोटे सब्सटेंस की बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं मास की, मास तो सिर्फ मास कैसा हो जाता है, ऑलरेडी हमने देख लिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन हम यूनिट मतलब सिंगल सब्सटेंस की बात करेंगे, ठीक है, जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे पर यूनिट के बारे में बात कर दी है। किसी अमाउंट में अगर हम पर यूनिट में ला देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, जो ऑलरेडी ये डेफिनेशन हो चुकी है हमारी कि दो इसको डिवाइड करोगे तो इंटेंसिव आएगा। सेम टू सेम अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट में ला देते हो आप तो भी वो इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे मास अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट में आ गया, इसी को हम डेंसिटी कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ये डेंसिटी। क्लियर, क्लियर। अब सेकेंड देखो,
थर्ड स्पेशल पॉइंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव इन नेचर। ये नॉन एडिटिव नहीं रहेगी वाइल, जबकि वाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव। क्लियर? जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ एग्जाम्पल में समझते हैं, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कि M1 एंड M2, तो टोटल मास अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, M1 प्लस M2। अब बताइए मास कैसा है, मास इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? तो सर मास एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड कर सकते हो, वो एडिटिव होती है, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव, उसको आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे और एक एग्जांपल ले हम यहाँ पे, तो हम मोल्स N1 और N2, टोटल मोल्स अगर निकालना है तो क्या करोगे, N1 प्लस N2, ये कर सकते हो। वॉल्यूम को भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर हम डेंसिटी देखें तो दो मटेरियल्स की डेंसिटी को ऐड नहीं करेंगे हम। डेंसिटी अगर वो मटेरियल सेम है, डेंसिटी को हम ऐड नहीं करेंगे, डेंसिटी कांस्टेंट लेंगे, दोनों में से किसी एक की लेंगे और सेम ही रहने वाली है। टेम्परेचर अगर हम देखें पानी का, दो पानी अलग अलग इसमें है, उसको मिक्स कर दिया तो टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा डबल हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। दो ग्लास में 100 डिग्री सेल्सियस का पानी था, आपने उसको मिक्स करके एक ही इसमें डाल दिया तो 200 नहीं होने वाला है, वो ऐड नहीं होने वाला है, वो उतना ही रहेगा। तो स्पेशल पॉइंट ध्यान रखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये नॉन एडिटिव होगा और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये एडिटिव होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ सिस्टम। अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास फंक्शंस दो ही है, बहुत इजी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे हमारे पास स्टेट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन इज पाथ फंक्शन। पहला फंक्शन होगा स्टेट फंक्शन एंड दूसरा आ जाएगा पाथ फंक्शन। क्या होता है स्टेट फंक्शन? ऐसी प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो कि स्टेट पे डिपेंड करती है, मतलब पहले और आखिरी पॉइंट पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ कोई हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस ले रहे हैं, वो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हुई, और ये पॉइंट हम लेते हैं 1 और ये सेकेंड पॉइंट आ जाएगा 2। फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे ये खत्म हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इनिशियल एंड सेकेंड हो जाएगा फाइनल। तो ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, उसको हम कहेंगे स्टेट फंक्शन। ओके, जो मास पे डिपेंड करेगी एक्सटेंसिव, जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी वो इंटेंसिव, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी वो स्टेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर क्या आएगा, हम लिखे द प्रॉपर्टी which depends on initial and final point or state and independent on path followed, जो भी पाथ उसने ट्रेस किया by the system is called स्टेट फंक्शन। इसी को हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। क्लियर? कौन से स्टेट फंक्शन है जो भी आपको बता रहे सफिशिएंट है आपके लिए। स्टेट फंक्शन कौन से है, जैसे हम ले सकते हैं P, V, T, N एक्सेट्रा। क्लियर? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये सभी हम लेते हैं स्टेट फंक्शन की कैटेगरी में। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा पाथ फंक्शन। क्या होता है? सिंपल, इसका उल्टा। पाथ फंक्शन में देखो बेटा एनर्जी जाती है। स्टेट फंक्शन पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जहाँ पे भी आप डेल्टा लगा सकते हो, जैसे हम ले सकते हैं डेल्टा P, डेल्टा V, डेल्टा T, डेल्टा N, डेल्टा S, डेल्टा H या फिर डेल्टा G,
ये सभी स्टेट फंक्शंस है। जहाँ पे भी डेल्टा होगा, डेल्टा का मतलब क्या होता है 1 - 2 या 2 - 1। ओके, जैसे हम डेल्टा पी लिख रहे हैं तो P2 - P1, V2 - P1, T2 - T1 ऐसे चलते रहता है। तो ये सभी कौन से हो गए स्टेट फंक्शन। जहाँ डेल्टा नहीं लगेगा वो हो जाएगा पाथ फंक्शन। इसका उल्टा हम लिखते हैं, अगर हम ग्राफ देखें तो पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा, ना ही फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ आ जाएगा द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन, उल्टा कर दो पहले वाले का, विच डिपेंड्स ऑन टोटल path followed by system rather than initial and final point। इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो पूरे चीज़ों पे डिपेंड करने वाला। rather than initial and final point is called as path function। जितने भी एनर्जी वाले टर्म्स है वो सभी पाथ फंक्शंस है। क्योंकि आप मान लीजिए, हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ से यहाँ गए, फर्स्ट से सेकंड पे गए इस रास्ते से, फिर आप इस रास्ते से गए, फिर आप इस रास्ते से गए, तो आपने 3 अलग अलग रास्ते चूज किए। सब में क्या आप सेम एनर्जी खर्च हुई? नहीं, रास्ता चेंज हुआ तो एनर्जी का खर्चा भी चेंज हो गया। जहाँ पे ज़्यादा चलना पड़ रहा है वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। ओके, तो ऐसे ही आप ध्यान रखना कि एनर्जी रिलेटेड टर्म्स जो है वो पाथ फंक्शन में आ जाते हैं, जैसे कि वर्क, उसके बाद में हीट, ये सभी आ जाएंगे कहाँ पे? पाथ फंक्शन में। क्लियर? क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ गई होगी एंड हमने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट आज कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई भी डाउट्स रहते हैं तो लेट मी कमेंट एंड वहाँ पे